सिद्धार्थ जी, आपकी तो मुस्कुराहट ही गजब है इस समय। कल नीतीश कुमार मिलने आए हैं बिहार से, बताइए, बड़ी बात है। समाजवाद का भी कुछ चेहरे रह गए, कुछ नेता रह गए, उनमें एक नीतीश कुमार जी भी हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद ऐसा हुआ या पहले भी हो सकता है, ये एक अलग ही प्रश्न है। क्या किरदार रहेगा आम आदमी पार्टी का? विपक्षी एकता की जो बातें हो रही हैं, एक बार समझाइएगा। जी जीनत जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका एक संदर्भ है। संदर्भ से पहले आज जलियांवाला बाग का शहीदी दिवस है, तो उन सभी शहीदों को नमन। उन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए जो शहादत दी, उस शहादत को बेकार न जाए, ये भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है और उनको नमन करना हम लोगों का कर्तव्य भी है। तो आज जो आप सवाल पूछ रही हैं, इस सवाल का एक छोटा सा संदर्भ है। संदर्भ यह है कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा 2024 के लिए इतनी डरी हुई है कि उसे एकमात्र रास्ता दिखता है एजेंसियों का दुरुपयोग, उसके अलावा उसको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसी तरह का अधिनायकवाद जब 1977 और 1989 में लाने की कोशिश हुई थी, तो इसी भाजपा ने कम्युनिस्टों के साथ भी गठबंधन किया था, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आश्चर्य यह है कि उस समय की भाजपा पढ़े लिखे वाजपेयी जी, आडवाणी जी जैसों के हाथ में थी। आज की भाजपा कम पढ़े लिखे प्रधान जी के हाथ में है, तो वो भारत को सिंगल पार्टी सिस्टम बनाकर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। इसीलिए ईडी को इन लोगों ने 3D बना दिया है, 3rd डिग्री टॉर्चर चेंबर बना के पूरे विपक्ष को जेल में डालने की योजना बना रहे हैं। जब 1977 और 1989 में डिक्टेटरी के खिलाफ भाजपा समेत सारा विपक्ष एक हो गया था, तो आज 2023 में भाजपा अगर उसी तरह की डिक्टेटरी लाने की कोशिश करेगी, तो भारत के बाकी 63% जनता का एक होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि 2019 का डाटा बताता है कि 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को तो केवल 37% वोट ही हिंदुस्तानियों ने दिया था। बाकी 67% हिंदुस्तानियों ने तो वोट भाजपा के विपक्ष में दिया था। तो ये बिल्कुल सहज बात है कि अगर भाजपा देखिए, दो तरह की भारत का जो संविधान है, उसमें जो लोकतंत्र की परिभाषा है, भारत एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब फेडरल सिस्टम होगा। इसका मतलब जो यहाँ लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र ना होकर सहभागी लोकतंत्र सर, ये सब बातें क्या होती है ना, ये बार बार रिपीट होती है। आप मेरी बात सुनिएगा सिद्धार्थ जी। कोई बात मैंने रिपीट नहीं की। मैंने अपनी बात में कोई बात नहीं की। एक मिनट, मुझे लगता है हम पेशेंस के साथ आराम से बात करें। उन नेताओं के साथ आज आप लोग हैं और आपको आपत्ति नहीं जिनके खिलाफ कभी आप लोगों ने आंदोलन छेड़े थे। ठीक है, समय की मांग है। क्या ये समय की मांग ये तो नहीं कि अभी सबका जख्म मर्म एक ही है? आपने क्योंकि ईडी का जिक्र किया तो मैं पूछ रही हूँ। वो प्रश्न तो बाद में आएंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन चेहरा होगा, निजी महत्वाकांक्षाएं किसकी कितनी हावी हो जाती हैं। अब दिल्ली में तो सिर्फ 7 सीटें हैं, तो आपको कितना बड़ा रोल मिल जाएगा। बिहार का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, कि स्टेट से कौन आएगा? भाई सबका अपना अपना रोल होगा ना। जीनत जी, जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे ना, तो उन्होंने उस फांसी पर वो चढ़ते समय भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत की आजादी के लिए, आजादी की जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें कई तरह के त्याग बलिदान करने की जरूरत पड़ती है। आम आदमी पार्टी इसी तरह के आंदोलन से उठी है। तो यहाँ पे विषय टैक्टिक्स नहीं है, स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले आजादी में सिर्फ भगत सिंह का रोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उनके साथ अन्याय होगा जो बाकी लोगों ने बलिदान दिया है। ठीक है, हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि संजोग से आज जलियांवाला दिवस है, तो उससे संबंधित हैं, पंजाब के ही हैं भगत सिंह जी। तो बात यह है कि मैंने इसीलिए कहा, मैंने शायद मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं स्पष्ट कर दिया कि ये जो भारत को सिंगल पार्टी सिस्टम बना के लोकतंत्र खत्म करने की भाजपा साजिश रच रही है, इसके खिलाफ विपक्ष का एक होना स्वाभाविक है। ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है, वो तो एक टूल के रूप में, एक शस्त्र के रूप में भाजपा इस्तेमाल कर रही है। वो ईडी ना होती तो सीबीआई होता, सीबीआई नहीं होता तो पुलिस होती। 1977 में इंदिरा गांधी के पास ईडी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अधिनायकवाद लाने की कोशिश की। तो बात अधिनायकवाद के खिलाफ की लड़ाई है, और ये लड़ाई में विषय ईडी नहीं है। अधिनायकवाद की लड़ाई के खिलाफ पूरा विपक्ष, भाजपा समेत कम्युनिस्ट भी एक हुए थे। तो बाकी विपक्ष आज एक होगा, तो ये तो स्वाभाविक परिणति है ना, स्वाभाविक परिणति। ठीक है।